नमस्कार। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं आपको राजस्थान की आज की कुछ बड़ी राजनीतिक घटनाक्रमों से अवगत कराऊंगा। पहले हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के कई सर्वे करा चुकी है बीजेपी पार्टी, और उसको लगता है कि उसके लिए चुनाव मुश्किल होता जा रहा है। तो अब पार्टी ने अभी से अपनी जो संभावित हार के कारण ढूंढने भी शुरू कर दिए हैं। पार्टी ने करीब 40 ऐसी सीटों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जहां यदि वो चुनाव हार जाती है तो उसके पास वजह पहले से मौजूद रहे, और ये वजह है रोहिंग्याई और बांग्लादेशी नागरिक। जी हाँ, पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है और उसके अंदर ये आशंका जताई है कि रोहिंग्याई और बांग्लादेशी इस बार जो है विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, और इसमें प्रदेश की गहलोत सरकार और प्रशासनिक मशीनरी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बीजेपी ने भी जो ज्ञापन सौंपा है वो मैं एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ज्ञापन में लिखा है, कुछ विधानसभाओं में अप्रत्याशित रूप से नए वोटर्स की संख्या में अचानक से वृद्धि हुई है। ऐसी विधानसभाओं में आशंका है कि पहचान पत्रों का सही निरीक्षण न करते हुए प्रशासनिक लापरवाही के फलस्वरूप रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी नागरिकों को मतदान प्रभावित करने की दृष्टि से मतदाता बनाया गया है। इसके बाद सीटों के नाम गिनाए गए हैं। मैं कुछ सीटों के नाम पढ़कर सुना देता हूँ। जैसलमेर, खजूवाला, सूरसागर, सरदारपुर, फलोदी, पोकरण, शिव चौटन, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, इस तरह से एक एक करके बीजेपी ने करीब 42 सीटों के नाम गिनाए हैं, और उसके बाद लिखा है कि इत्यादि विधानसभा सम्मिलित है। आगे ज्ञापन में लिखा है कि जिन विधानसभाओं में 5% से अधिक वोट अचानक बढ़े हैं, ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित कर जांच करते हुए फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएं। यानी इस ज्ञापन से साफ है कि बीजेपी को लगता है कि ये 42 सीटें हैं वो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। अब मेरे पास प्रदेश की सेंसस के कुछ आंकड़े हैं, और उसमें प्रदेश में कहाँ कितनी मुस्लिम आबादी है उसके आंकड़े हैं। हालांकि सेंसस अभी, जनगणना अभी हुई नहीं है नई, और पुरानी जनगणना के आंकड़े हैं उसके आधार पर, मतलब 33 जिले जो थे प्रदेश में उसके आधार पर ये है। अब तो जिले 50 हो चुके हैं, तो नए आंकड़े तो बाद में आएंगे। अभी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार करीब 14 जिले ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 10% से ज्यादा है, और एक जिला जैसलमेर ऐसा है जहां पर मुसलमानों की आबादी 25% से ज्यादा है। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने जिन 42 सीटों के नाम गिनाए हैं उनमें से ज्यादातर सीटें इन्हीं जिलों से आती है। मतलब साफ है कि बीजेपी को डर मुस्लिम वोटरों से है। जहां पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं वहां पर बीजेपी को लगता है कि कोई गड़बड़ हो सकती है, और वो रोहिंग्याई और बांग्लादेशी नागरिकों के नाम पर उनको फर्जी वोटर मानते हुए उनके नाम कम करवाना चाहती है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। प्रदेश में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ था कि भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं देवी सिंह भाटी, उनकी भाजपा में वापसी हुई। देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं, और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के उतने ही बड़े विरोधी भी हैं। बीकानेर में उनकी दोनों की आपसी राजनीतिक खींचतान हमेशा चलती रही है। देवी सिंह भाटी को अर्जुन राम मेघवाल के कारण ही पार्टी से बाहर किया गया था। उनकी वापसी में वही रोड़ा बने थे, मगर अब उनकी वापसी हो गई है। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये वसुंधरा, जब साल भर से उनको रोक रखा था और उनकी वापसी की गई है, अमित शाह के दौरे के तत्काल बात की गई है, कुछ घंटों बाद की गई थी, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वसुंधरा की पार्टी सुन रही है, आलाकमान सुन रहा, उनको वेटेज दिया है, उसी के कारण से देवी सिंह भाटी की वापसी हुई है। वापसी के समय देवी सिंह भाटी ने वसुंधरा राजे को लेकर कुछ नहीं कहा था, मगर उसके बाद उनकी एक तस्वीर सामने आई है वसुंधरा राजे के साथ में, जहां उन्होंने उनसे जाकर मुलाकात की है, और वो फोटो जारी किया गया। आप फोटो देख सकते हैं, देखकर लग रहा है, समझ में आता है कि देवी सिंह भाटी की वापसी किस आधार पर हुई थी और किनके कहने पर हुई थी। देवी सिंह भाटी इसके बाद में वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के बाद अपने क्षेत्र में वापस चले गए। जाने के पहले उन्होंने मीडिया से बात की,
और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अभी और भी नेताओं की वापसी होनी चाहिए। उन्होंने कुछ नाम गिनाए जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। और देव सिंह भट्टी का तर्क है कि जब कांग्रेस से लोगों को भाजपा में लिया जा सकता है तो ये तो हमारी पार्टी के पुराने नेता हैं, इन्हें भी वापस लिया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं राजनीति और संवैधानिक पदों की मर्यादाओं की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट कर क्या कहा है, पहले मैं आपको वो पढ़कर सुना देता हूं, फिर उसका बैकग्राउंड बताऊंगा। उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है, ये चिंतन मंथन और चिंता का विषय है कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी कर राजनीतिक चश्मा पहनकर। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के विपरीत है। जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है उसका आचरण भी उतना ही मर्यादित होना चाहिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। साथ में उन्होंने वीडियो भी लगाया है। ये माना जा रहा है कि धनखड़ का यह जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा था कि धनखड़ बार बार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को इस तरह से नहीं करना चाहिए। चुनाव का माहौल है, उन्हें यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए। हालांकि अंदर खाने उसके पीछे और भी कुछ चीजें थी जो कांग्रेस को बच नहीं रही थी उनके दौरों के साथ में कुछ नेताओं से मुलाकात। तब गहलोत ने यह बात कही थी और उसका जवाब धनखड़ ने अब दिया है। आइए सुनते हैं दोनों के वीडियो, पहले गहलोत ने क्या कहा था और उसका जवाब धनखड़ ने किस तरह से दिया। उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, और उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे आज, 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है आज एक दिन के अंदर। बता दीजिए आप। तो क्या गवर्नर साहब हो चाहे वो उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस पर कहलवा दिया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आए, ना मंत्री आए, ना गवर्नर आए, ना अधिकारी आए। मैं चाहूँगा शेखर साहब बने थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा भाई राजस्थान मेरा खुद का घर है, यहाँ प्रोटोकॉल में कोई नहीं आया बार बार, जो मैं बार बार आऊँगा, कई बार आऊँगा। अब चुनाव आ गए हैं तो मैं चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपया करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान या कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बने थे बेरिन शेखावत साहब, शानदार स्वागत किया मैंने उनको मुख्यमंत्री निवास में बुला करके। उनकी पार्टी लोगों ने नहीं किया, उनकी पार्टी ने स्वागत किया ही नहीं। एक महानगर टाइम के गोपाल शर्मा है, वो पुराने रिश्ते थे, 200 लोगों को बुलाया उसने लक्ष्मी नारायण होटल के अंदर, वो सम्मान था उनका। मुझे बुरा लग रहा था, मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त, मैंने बुलाया शानदार निवास के ऊपर। शेखावत साहब 52 से मंत्री MLA बनते आ रहे थे। उस जमाने के ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड, हाईकोर्ट जजेस थे, IPS थे, IAS थे, जो भी थे, उन सबको मैंने बुलाया। तो मैंने 2-2.5 घंटे बैठे वहाँ, देखा उन्होंने, सबसे मैं मिल पाया एक साथ में। तो मैं कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करता ऐसे मामलों के अंदर। और आज उपराष्ट्रपति बार बार हो रहे, इस महीने में 5-7 बार आ गए होंगे। बताइए, जनता तो समझती है इन बातों को, और जनता इनको जवाब देगी। इस प्रकार की जो हरकतें चल रही है राज्य के अंदर कि एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मंत्री के बाद तो काम भी नहीं दिल्ली के अंदर, वैसे भी काम तो। ये चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, चिंता का विषय है कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं राजनीतिक चश्मा पहनकर। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विपरीत है। ऐसा जो भी कर रहे हैं, जाने अनजाने में देश का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। हमारा संकल्प है हम भारतीयता को
हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसका सर्जन करें और मर्यादित आचरण करें। जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है उसका आचरण उतना ही मर्यादित होना चाहिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। I call upon everyone to be quite responsible when it comes to constitutional institutions. We must not look at constitutional functionaries with political prism only to score brownie political points. That is not acceptable. आज के लिए इतना ही। आगे फिर खबरें लेकर आएंगे आपके लिए 4 PM राजस्थान पर। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।